नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम जो है भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, प्रस्तावना के बारे में पढ़ लिया है, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, मतलब कि अनुच्छेद 1 से लेके 35 तक के अनुच्छेद के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पूरी जानकारी ले ली है। और आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। जिसमें कि मैंने आपको अनुच्छेद 32 के बारे में जब बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके लिए एक अलग लेक्चर लूँगा। तो आज का ये लेक्चर जो है उसी से संबंधित है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यदि आप जो है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ में अगर आप जैसे दिल्ली पुलिस हो गया या अन्य किसी भी स्टेट लेवल की प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भाग लेते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 की इतना क्यों महत्व है कि सभी लेक्चर को 1 से लेकर 35 तक को 2 ही में निपटा दिया गया। इसके लिए क्यों है जो एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। तो बात ऐसा ये है कि ये जो अनुच्छेद 32 है, ये जो है भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार बनाए गए हैं, मतलब कि अनुच्छेद 12 से 35 तक, उन सभी को ये जो है बहुत ही उन सभी का ये संरक्षण करता है। मतलब कि अगर ये ना होता तो एक साधारण व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकार भी नहीं होते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है, कैसे क्या। तो जैसा कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी मशीनरी ये प्रदान करता है, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि अगर ये ना होता तो मौलिक अधिकार, मतलब संविधान तो हमारा बहुत साल लगभग हो गया, 1950 से अब 2020 चल रहा है। लेकिन अगर अनुच्छेद 32 न होता तो अभी इसमें कितने संशोधन आगे होते हैं। मौलिक अधिकारों को भी राजनेता या अपने किसी अन्य पर्सनल कारण से इसको हटा भी सकते थे। तो उसी लिए जो है अनुच्छेद 32 को इसी कारण जो है क्या कहा जाता है, प्रभावी मशीनरी ये प्रदान करता है मौलिक अधिकारों को। उसके साथ साथ जो पीड़ित नागरिक हैं के लिए उपचार, मतलब कि ये जो अनुच्छेद 32 है ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और जब मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है तो जो एक पीड़ित व्यक्ति है, मतलब कि जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उससे ये उसको बचा रहा है। इसीलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसको क्या कहा गया है, पीड़ित नागरिकों के लिए उपचार के लिए एक बहुत ही जो है ज़रूरी क्या है, अनुच्छेद है। उसके बाद अगला क्या है, मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का अधिकार है। भाई जब ये एक पीड़ित नागरिकों की रक्षा कर रहा है, मतलब उनको हानि नहीं होने दे रहा है, उनकी जो उनको फ्रीडम है, जो उनकी लीगल राइट्स हैं, तो इसीलिए इसको जो है मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का अधिकार कर रहा है। मतलब भाई जब आप पीड़ित हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षित कर रहा है। और इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको शॉर्ट में हम अंबेडकर कहते हैं, ने संविधान का हृदय व आत्मा इसको कहा है। क्योंकि भाई देखिए, जो बड़े स्तर के लोग होंगे वो लोग तो किसी न किसी तरीके से जो है साम दाम दंड भेद निकाल के अपने कार्य को कर लेंगे। लेकिन इसमें मारा कौन जाता है, एक जो नीचे तबके का लोग होता है, मतलब जो रोज़ कुआं खोदे और रोज़ पानी पीने वाला, कहने का तात्पर्य है जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं। तो उन्हीं सबको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर उन्हीं लोग को दिक्कत होगा तो भाई फिर वही डेमोक्रेसी आ जाएगी और जो है सभी के साथ जो है अलग अलग व्यवहार होने लगेगा और फिर हालात बदल जाएंगे। तो इसीलिए एक आम नागरिक को जो है एक जो बेसिक स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए ये अनुच्छेद 32 जो कार्य करता है। इसी कारण इसको जो है भीम अम्बेडकर जी ने इसको जो है हृदय व आत्मा कहा है। क्योंकि हमारे देश में गरीबी का एक बहुत ही बड़ी संख्या है। अमीर तो आपको जो है 17% मिलेंगे, लेकिन 87% में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग मिलेंगे। 87% लोगों का जब लाभ हो रहा है तो इसी कारण जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको हृदय व आत्मा कहा। तो भाई इतना तारीफ़ तो मैंने कर दिया, लेकिन इसकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण जो इसका तारीफ़ हुआ। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसे संविधान के संशोधन के माध्यम से भी नहीं हटाया जा सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आप संविधान में चाहे कितने भी संशोधन कर दें, लेकिन जो अनुच्छेद 32 जो प्रस्तावना जो संविधान सभा बना, जिसके लिए इतनी जो है साम दाम दंड भेद लगे, इतनी समितियाँ बनी, मसौदा समिति बनी, उन सब के बावजूद जो है आप चाहे उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट आए, जैसे प्रेजेंट टाइम में भी बीजेपी चल रहा है, भविष्य में और जो आएगा, और इसके पहले भी जो गवर्नमेंट थी, वो लोग जो है इसके कितने भी संविधान में जो संशोधन करके, जैसा कि 395 था और अब जो है 467 के लगभग हो गया है। भविष्य में और जाने और कितने संशोधन होंगे, जैसा कि 370 भी हट गया है।
लेकिन आप अनुच्छेद 32 में कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं, ना तो इसमें कोई एक्सेप्शन है। जैसा कि आपका जी 103वां संशोधन हुआ था EWS, पहले जो है सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं था, उसमें संशोधन करके किस अनुच्छेद में 15 और 16 में संशोधन करके 10% आरक्षण ला दिया गया। लेकिन आप सभी तरीके के संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने वाला अनुच्छेद 32 में आप किसी भी तरीके का कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये इसकी मुख्य विशेषता है। और इसी मुख्य विशेषता का कारण क्या है, इसका लाभ होता है कि ये समुचित कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन का अधिकार देता है। भाई जब आपके अधिकारों का हनन होगा तो आप न्याय पाने के लिए कहाँ जाएंगे? कार्यपालिका के पास तो जाएंगे नहीं। कार्यपालिका में तो कार्य होगा, न्याय के लिए न्यायपालिका में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो उन्हीं सब जगह जो है अपील करने का अधिकार जो है हमें अनुच्छेद 32 के माध्यम से मिलता है। और इसमें किस प्रकार का जो है हम अधिकार प्राप्त करते हैं, तो इसमें जो है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कह लें या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह लें, उसमें जो है एक निश्चित मतलब कि समुचित प्रकार की कार्यवाही होने के लिए उच्च न्यायालय ने 5 प्रकार का रिट निकालने की शक्ति अनुच्छेद 32 के माध्यम से उसको निकाला। और सर्वोच्च न्यायालय ने 5 तरीके का रिट निकाला। कहने का मतलब ये है कि भाई आप पीड़ित हो रहे हो तो किस तरीके से हो रहे हो, तो उन्हीं सबको ध्यान में देखते हुए अनुच्छेद 32 की शक्ति को यूज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 5 प्रकार के रिट, जिसको बारे में हम रिट का मतलब ये समझ लीजिए कैसे आप केस दायर करेंगे, किस बिहाफ पे आप केस दायर करेंगे, उसी लिए 5 प्रकार की रिट दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त होती है। किससे? अनुच्छेद 32 से। तो हम इन पाँचों जो है रिटों के बारे में जानेंगे, जिसमें कि जो पहला रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम भी कभी कभी आता है तो पहले हम नाम ही देख लेते हैं। फिर दूसरा जो रिट है वो है परमादेश। और तीसरा जो रिट है उसे हम कहते हैं प्रतिषेध लेख। चौथा जो रिट है उसे हम कहते हैं उत्प्रेक्षण। और 5वां जो लेख है रिट है उसको कहते हैं अधिकार पृष्ठा लेख। ठीक है, तो ये 5 लेख हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए हम इन 5 रिटों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि पहला रिट क्या है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ, होता क्या है, देखिए जब कोई शासन में आ जाता है तो और उसका पुलिस वगैरह से और उच्च नेताओं से जब कंसल्ट हो जाता है तो किसी को पकड़वाना या किसी को मैटर को सुलझाना वो बड़े लोगों के लिए कोई आम बात नहीं है। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया गया कि इस रिट को बनाया गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि शरीर की जांच, बंदी के कारण व वैधता की जांच करें, वह सुनिश्चित समय में हमें अवगत कराएं। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को जो है अकारण या जो है गलत तरीके से अगर हिरासत में ले लिया जाता है और उसको लगता है कि हमारा जो गिरफ्तारी किया गया है, हमको हिरासत में लिया गया है, वो गलत तरीके से लिया गया है, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है अपनी याचिका दायर कर सकता है कि हाँ हमें जो है गलत तरीके से लिया गया है। तो जो न्यायालय रहेगा जिसने आपको बंदी बनाया रहेगा, बंदीकरण अधिकारी जो रहेगा उसको आदेश देगा कि किस कारणों से आपने इनको पकड़ा है। और उसके साथ साथ आपके शरीर का जो एग्जामिनेशन होगा कि आपको बिना मतलब आपका गुनाह साबित हुए आपको किसी तरीके का जो है प्रताड़ित तो नहीं किया गया है, इसका होगा। और एक जो है पुलिसकर्मी या जो भी आपका बंदीकरण अधिकारी रहेगा उसको एक निश्चित सीमा दी जाएगी, समय अवधि, कि इतने समय में आप पूरी केस की कार्यवाही करके हमको रिपोर्ट सौंपिए। अगर इसके तहत आप जो है करते हैं अपील हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो हो गया पहला रिट। अब दूसरा रिट क्या है, दूसरा रिट का नाम है परमादेश, जिसका अर्थ होता है आज्ञा देता है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें आज्ञा दिया जाता है। किसको आज्ञा दिया जाता है हम देखते हैं। तो किसी पदाधिकारी द्वारा कर्तव्य का पालन न किए जाने पर अदालत द्वारा आदेश दिया जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर इसको हम साधारण वे में देखें तो आप किसी कार्यालय में गए और वहाँ पे आपका जो कार्य है मतलब कि एकदम लीगल तरीके से आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो जो अधिकारी उस पोस्ट पे बैठा हुआ है जिसको वो कार्य करना है वो ठीक से नहीं कर रहा है, तो अगर आप रीट अगर दाखिल करेंगे तो आप ये रीट दूसरा दाखिल करेंगे जिसमें फिर वो अदालत उस अधिकारी को जो है निर्देश देगा कि आप उक्त कार्रवाई इस पर जल्द से जल्द करें, इसका परीक्षण करें। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा रीट। ठीक है,
तो दूसरा रीट के बाद जो तीसरा रीट आता है वो है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का मतलब क्या होता है? मना करना। जैसा कि दूसरे में तो आज्ञा देता है, तीसरे में क्या करता है कि वो मना करता है। मना किसको करता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसको अगर हम एक केस के माध्यम से अगर समझें तो हमको आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे कि सलमान खान का भी जो हिट एंड रन मामले का केस अभी ताज़ा सामने में आया था मगर कुछ वर्ष पहले का, कि वो केस कहाँ का था? जयपुर में था, जहाँ पर इनकी सुनवाई होती। अब मान लीजिए कि भाई सलमान खान तो बड़े आदमी हैं, अगर वो अपनी जांच पकड़ लगा के उस मामले को कह देते कि नहीं भाई इसको आप मुंबई में शिफ्ट कर दीजिए और यहीं की अदालत में मैं इसको देखूंगा, तो उस समय आप इस रीट के माध्यम से अपील दायर कर सकते हैं कि भाई जब ये केस जब जयपुर का है तो इस केस को जो है जयपुर में ही देखा जाएगा, इसको क्यों आप मुंबई में देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले पर कार्यवाही करने पर उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी। जब केस जब जयपुर का है तो उसी का जो एरिया में आएगा, उसी निश्चित एरिया के अंदर ही पड़ने वाले अदालत में उस केस को देखा जाएगा, न कि आप अपनी जांच पड़ताल या सोर्स के माध्यम से उसको कहीं और शिफ्ट करा सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप इस रीट के माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीसरा रीट भी हो गया। अब आते हैं चौथे रीट पे, जो कि दिया हुआ है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? सूचित करना या फिर सर्टिफाइड, मतलब कि प्रमाणित करना। क्या प्रमाणित करना? तो जैसा कि रीट 3 में क्या किया जाता है? मना किया जाता है कि अगर भाई वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो आप इसको क्यों देख रहे हैं। तो वैसे ही रीट 4 में क्या है कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को किसी मामले के स्थानांतरण करने के लिए वो उसको आदेश देता है। स्थानांतरण का मतलब जैसे अगर कोई केस हो रहा है भाई, आप बहुत दिनों से अगर लंबित है, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है और अगर आप उस पर याचिका दायर करते हैं तो उच्च न्यायालय निचले अदालत को या तो उस केस को जल्दी स्थानांतरण करके वो वहाँ मतलब ट्रांसफ़र कर दे, या फिर उसका जल्दी इस पर उसको सर्टिफाइड करके मतलब कि उसका आदेश दे। उसके लिए आदेश दे सकता है किसके माध्यम से? चौथे रीट के माध्यम से। शॉर्ट में कहें तो उच्च न्यायालय के द्वारा निचली अदालतों को केस को जल्दी जो है निपटारा या फिर उसका रिजल्ट निकालने के लिए, या फिर अगर उससे नहीं हो रहा है, बहुत दिन से लंबित है, तो वो उसको अपने यहाँ पे लाने के लिए स्थानांतरण का आदेश दे सकता है या फिर सूचना कर सकता है। तो ये तो हो गया रीट 4। अब उसके बाद रीट 5 क्या है कि अधिकार पृष्ठालेख। तो ये अधिकार पृष्ठालेख है, ये एक सार्वजनिक अधिकार है। अगर ये ना होता तो व्यक्ति का कोई भी कार्य जो है सरकारी विभाग में बिना घूस के दिए ना होता। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसको देखते हैं, इसमें क्या है कि सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की जांच। जैसा कि आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में आपने देखा होगा कि ठेकेदारी के जो है वो प्रचलन हो गया है कि कोई भी कार्य करना है तो ठीक है आप उक्त आदमी से मिल लीजिए, वो अधिकारी से करा देगा। तो अगर ऐसा कराने पर कोई गड़बड़ी होती है या फिर अगर आपसे करप्शन किया जाता है तो आप इसी रीट के माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं। वो कैसे? इसमें है क्या कि आप जिस व्यक्ति के खिलाफ़ ये केस करेंगे कि भाई हमसे इस फलाना व्यक्ति ने कहा कि हम इस अधिकारी से कार्य करा देंगे या इस अधिकारी के पोस्ट पे हम स्वयं हैं आपका ये कार्य कर देंगे, तो इसमें होगा क्या कि सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की जांच की जाएगी। मतलब कि उस व्यक्ति से फिर ये पूछा जाएगा कि हाँ भाई ने आपने किस अधिकार से जो इसको कार्य कर दिया। मान लीजिए कि भाई अगर आप कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, वहाँ पे डीएम नहीं है, तो आपको उसके बाबू ने कहा कि हम आपका एक कार्य डीएम के बिना परमिशन के स्वयं ही कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इस रीट से याचिका दायर करेंगे तो उस बाबू से पूछा जाएगी कि हाँ भाई जब तुम्हें पावर ही नहीं है तो तुमने कैसे इस ज़मीन का निपटारण कर दिया, कैसे सुलहनामा करा दिया। और तो उस पर जब रीट दायर हो जाएगी तो उसमें होगा क्या कि स्पष्टीकरण मिलने तक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। मतलब कि जब तक कि आप इसका एक सुनिश्चित जो है स्पष्टीकरण नहीं देंगे कि हाँ भाई कि इस कारण से हमें चार्ज लिया था या फिर जो भी कारण था, अगर आप उसको देते हैं और जब तक उसका अदालत को सही जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मिल जाता, उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक आपको अपने पद पर कार्य करने नहीं दिया जाएगा। तो मुख्य तरीके से जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सार्वजनिक कार्यालयों में अवैध रूप से उपयोग को रोकने हेतु ये रीट बनाया गया है। तो इतना हो गया। अब उसके बाद बात आती है, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 अदालत होता है। एक होता है हाई कोर्ट जिसको हम शॉर्टकट में HC कहते हैं, और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये 5 रीट तो हो गया। अब किस न्यायालय में हम किस रीट से, मतलब किस मौलिक अधिकार के 6 अनुच्छेद से जो है याचिका दायर करेंगे, इसके बारे में देखते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट में हम जो भी याचिका दायर करेंगे वो हम अनुच्छेद 32 से दायर करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में अगर हमें कोई याचिका मतलब कोई अपील केस करना है तो हम अनुच्छेद 226 से करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस अनुच्छेद 32 जो कि मौलिक अधिकारों के तहत ही केवल रुका हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो मौलिक अधिकारों तक इसका कार्यक्षेत्र होने के कारण इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, क्योंकि ये इसमें आप उसी केस को केवल दायर कर सकते हैं जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है। और अगर आप अनुच्छेद 32 के तहत, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, आप यहाँ पर उस केस को दायर करेंगे तो वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे अनुच्छेद 226 के तहत जो है याचिका दायर होती है। मतलब क्या है कि इसमें मौलिक अधिकार के साथ साथ जो कानूनी अधिकार हैं, मतलब कि लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार, उनसे भी संबंधित जो है याचिका यहाँ पे दायर की जा सकती है। जैसा कि यहाँ पे अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट में ये एक्सेप्शन है कि हो सकता है कि वो आपका वो केस एक्सेप्ट भी करे या फिर ना करे, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में तो जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 से दायर हो रहा है केस, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। इसमें जो है ये दोनों अधिकारों के तहत, या तो मौलिक अधिकार के तहत आप केस दायर करिए या फिर कानूनी अधिकार के तहत आप केस दायर करिए, तो उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, मतलब स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। और ये दोनों अधिकारों का प्रयोग होने के कारण हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है ये व्यापक है, मतलब कि विस्तृत है, और सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र है वो सीमित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल अनुच्छेद 32 के तहत आने वाले जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, उन्हीं का केवल केस दायर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अनुच्छेद 32 के तहत आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी। तो इसी के साथ आज के अनुच्छेद 32 को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल से जो है हम अनुच्छेद 35 के आगे की लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। और तो आज का वीडियो लेक्चर ही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बताया कि सभी जानकारी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी, इसको अपने कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर अपने सुविचार को साझा करने का कष्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।